तो भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जिसमें गोलियां नहीं चली, लेकिन टेंशन बंचोडास के एग्जाम से भी ज्यादा थी। इसका नाम था शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। सोचो, दो मोहल्ले के सबसे तगड़े लड़के हैं। एक का नाम है अमेरिका और दूसरे का सोवियत यूनियन। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एकदम टिटू मामा और उनके पड़ोसी जैसा सीन। दोनों चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले में उन्हीं का राज चले, उन्हीं की बात मानी जाए। पर दोनों इतने पावरफुल हैं कि अगर आमने सामने भिड़ गए ना तो पूरा मोहल्ला ही तबाह हो जाएगा। इसलिए वो सीधे सीधे आकर लड़ते नहीं हैं। यह लड़ाई ऐसी थी जैसे दो टीम्स के बीच फाइनल मैच हो, पर प्लेयर्स ग्राउंड पे उतर ही नहीं रहे, बस एक दूसरे को घूर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और दूसरे टीम के सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कोल्ड वॉर बिल्कुल ऐसा ही था। ये एक युद्ध इसलिए था क्योंकि दोनों देशों में दुश्मनी आग बबूला थी। दोनों दुनिया पर अपना कंट्रोल चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि सब देश उसकी तरह कैपिटलिस्ट बने, जहां प्राइवेट बिजनेस और पैसा इंपॉर्टेंट हो। वहीं सोवियत यूनियन चाहता था कि सब उसकी तरह कम्युनिस्ट बने, जहां सब कुछ सरकार के हाथ में हो। ये आइडियाज की लड़ाई थी, सोच की लड़ाई थी। अब तुम सोचोगे, अगर लड़ाई नहीं हुई तो वॉर क्यों बोलते हैं? अरे इसलिए क्योंकि टेंशन हमेशा हाई रहती थी। जैसे तुम्हारा रिजल्ट आने से एक रात पहले होता है ना, पेट में गुड़गुड़, दिल में धक धक, बस वैसा ही हाल पूरी दुनिया का था, वो भी लगभग 45 साल तक। दोनों देश एक दूसरे की जासूसी करते थे, अपने अपने हथियार बढ़ाते जा रहे थे और पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक टीम अमेरिका की, दूसरी टीम सोवियत यूनियन की। इसमें असली मारपीट नहीं थी, पर दार, शाक और कंपटीशन का माहौल हमेशा बना रहता था। इस लड़ाई का नाम कोल्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हॉट वॉर यानी आमने सामने की फायरिंग नहीं हुई। यह एक ठंडी दाबी हुई दुश्मनी थी। इमेजिन करो, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खा ली और बताया भी नहीं। तुम उससे सीधा सीधा लड़ोगे नहीं, पर उससे बात करना बंद कर दोगे, उसके खिलाफ दूसरे दोस्तों को भड़काओगे, उससे बेटर लाने की कोशिश करोगे। यही था कोल्ड वॉर का असली मतलब। यह एक साइकोलॉजिकल वॉर था, जहां दिमाग से खेला जा रहा था, ताकत से नहीं। यह लड़ाई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद शुरू हुई और 1991 तक चली। तो इस कहानी के दो में हीरो या कहूं विलेन, दी अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर। पहले यह दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्त हुआ करते थे, जर्मनी के हिटलर के खिलाफ मिलकर लड़े थे। लेकिन जैसे ही दुश्मन खत्म हुआ, इनकी अपनी दुश्मनी शुरू हो गई। जैसे समीर और बबलू पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर जैसे ही क्लास मॉनिटर बनने की बारी आई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अमेरिका डेमोक्रेटिक देश था, जहां लोगों को आजादी थी, वोट करने का हक था। उनका सिस्टम था कैपिटलिज्म, यानी जिसके पास टैलेंट है वो पैसा कमाए। दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया और उसके आसपास के कुछ देशों को मिलाकर बना था। उनका सिस्टम था कम्युनिज्म। यहां सब कुछ सरकार का होता था, जमीन, फैक्ट्री, सब कुछ सरकार ही डिसाइड करती थी कि कौन क्या काम करेगा और सबको बराबर चीजें मिलेंगी। उन्हें अमेरिका का आजादी वाला सिस्टम पसंद नहीं था। उनको लगता था कि इससे अमीर और अमीर होता है और गरीब। तो दोनों को लगता था कि उनका सिस्टम ही दुनिया के लिए बेस्ट है और दूसरे का सिस्टम बिल्कुल बेकार है। और इसी बेस्ट कौन की रेस में पूरी दुनिया पिस रही थी। दोनों ने अपनी अपनी टीम्स बना ली। अमेरिका ने नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम का ग्रुप बनाया, जिसमें वेस्टर्न यूरोप के देश जैसे यूके, फ्रांस शामिल थे। उनका फंडा सिंपल था, अगर हम में से किसी एक पर हमला हुआ तो सब मिलकर जवाब देंगे। एक तरह से यह मोहल्ले का सिक्योरिटी ग्रुप था। अगर कोई एक दोस्त को परेशान करेगा तो सारे दोस्त मिलकर उसकी धुलाई कर देंगे। इससे अमेरिका और उसके साथी देश एकदम सिक्योर हो गए। उन्होंने दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेस बना लिए और अपना पावर दिखाने लगे। इसके जवाब में सोवियत यूनियन चुप कैसे बैठता। उसने भी अपना ग्रुप बनाया, जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। इसमें ईस्टर्न यूरोप के देश जैसे पोलैंड, हंगरी शामिल थे। उनका भी सेम रूल था, हम सब एक साथ हैं
तो अब दुनिया साफ साफ दो कैंप्स में बंट चुकी थी। एक था अमेरिका का ब्लू टीम और दूसरा सोवियत यूनियन का रेड टीम। और जो देश किसी भी टीम में नहीं जाना चाहते थे, उन पर प्रेशर डाला जाता था कि या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। इंडिया जैसे कुछ देशों ने कहा, भाई हम अलग रहेंगे, और उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया। अब जब सीधी लड़ाई नहीं हो सकती थी, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पावर दिखाने के नए तरीके निकाले। उनमें से एक सबसे इंटरेस्टिंग था स्पेस रेस। ये ऐसी रेस थी जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर होती है, पर इसका प्लेग्राउंड जमीन नहीं, पूरा आसमान था। सोवियत यूनियन ने 1957 में दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में भेजकर रेस शुरू कर दी। अमेरिका तो टेंशन में आ गया, अरे बाप रे, ये तो हमसे आगे निकाल गए। ये ऐसी बात थी जैसे तुम्हारे पड़ोसी ने तुमसे पहले नई बाइक ले ली हो। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस रेस में दोनों देश एक दूसरे से आगे निकालने की कोशिश कर रहे थे। सोवियत ने पहले इंसान यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा। अमेरिका ने इसका जवाब चांद पर पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेज कर दिया। 1969 में जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा और कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, तो अमेरिका ने यह रेस जीत ली। इस रेस का फायदा यह हुआ कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। आज हम जो जीपीएस, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी कंपटीशन से हुई थी। लेकिन कोल्ड वॉर हमेशा इतना कूल नहीं था। एक बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। यह हुआ 1962 में, जिसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। हुआ यह कि सोवियत यूनियन ने चुपके से अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दी। जब अमेरिका को इसके बारे में पता चला तो हल्ला मच गया। इमेजिन करो, तुम्हारे पड़ोसी ने अपनी छत पर तुम्हारे घर की तरफ एक बड़ा सा पत्थर तान रखा हो। अमेरिका ने कहा, मिसाइल्स हटाओ वरना युद्ध होगा। पूरी दुनिया ने 13 दिन तक सांसें रोक कर देखा। ये 13 दिन बहुत क्रिटिकल थे। दोनों देशों के लीडर्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी और सोवियत के प्रीमियर ख्रुश्चोव, एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे। अगर एक ने भी गलती से बटन दबा दिया होता तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता, और शायद आज हम ये कहानी सुनाने के लिए यहां नहीं होते। लेकिन आखिर में दोनों तरफ के लीडर्स ने समझदारी दिखाई और एक डील हुई। सोवियत यूनियन ने क्यूबा से मिसाइल्स हटा ली और बदले में अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि वो क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा। उस दिन दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई। अब तुम बोलोगे, बीबी ये सब तो पुरानी बातें हैं। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, आज इससे क्या लेना देना? अरे मेरे भाई, लेना देना है। हिस्ट्री ऐसी चीज है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। कोल्ड वॉर ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज भी हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच की टेंशन, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में ही हैं। नेटो आज भी एग्जिस्ट करता है और रशिया यूज अपने लिए एक खतरा मानता है। वो पुरानी दुश्मनी आज भी नए रूप में जिंदा है। सोचो, उस दौरान जो न्यूक्लियर हथियार बने थे, वो आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका, रशिया और दूसरे देशों के पास आज भी इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि पूरी धरती को कई बार खत्म किया जा सकता है। ये सब कोल्ड वॉर की ही देन है। इसके अलावा उस दौरान जो जासूसी एजेंसीज बनी थी, जैसे अमेरिका की CIA और रशिया की KGB, उन्होंने पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। उनका काम करने का तरीका आज भी मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती हैं। तो वो जो डर और शाक का माहौल था, वो आज भी इंटरनेशनल रिलेशंस में दिखता है। कोल्ड वॉर ने हमें टेक्नोलॉजी भी दी। स्पेस रेस के कारण हम चांद तक पहुंचे। इंटरनेट जैसी चीज का कॉन्सेप्ट आया और साइंस ने बहुत तरक्की की। लेकिन इसने दुनिया को दो हिस्सों में भी बांटा, जिसका असर आज भी कई देशों की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर दिखता है। अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक कई जगहों पर जो लड़ाइयां हुई, वो असल में अमेरिका और सोवियत यूनियन की प्रॉक्सी वॉर्स थी, यानी वो खुद ना लड़कर दूसरे देशों को आपस में लड़वा रहे थे। उन जख्मों को भरने में आज भी वक्त लग रहा है। तो आखिर में कोल्ड वॉर की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सिखाती है। यह सिखाती है कि दुश्मनी और घमंड से किसी का भला नहीं होता।
ये हमें बताती है कि कम्युनिकेशन और समझदारी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है, जैसा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कोई जीता नहीं, इसने बस दुनिया को सालों तक दार के साए में रखा। इसलिए इस कहानी को जानना जरूरी है ताकि हम ऐसी गलतियों को फ्यूचर में ना दोहराएं। और हाँ, अपने दोस्त की चॉकलेट कभी मत खाना, वरना कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है।